हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। पाकिस्तान S-400 रिक्वेस्ट टू पुतिन। अच्छा, इंडिया स्नाइपर राइफल एक्सपोर्ट। ओके, DRDO 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। देखिए, जो पाकिस्तान का S-400 की रिक्वेस्ट टू पुतिन है, ये तो ऑब्वियसली इनवैलिड होगी। आई डोंट थिंक दे विल गेट S-400 फ्रॉम रशिया। और इंडिया स्नाइपर राइफल एक्सपोर्ट, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ये इंडिया की जो स्नाइपर राइफ़ल है, ये इन कोलैबोरेशन विद समबडी बनी है कि 100% इंडिजिनसली बनी है। और DRDO का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट एब्सोल्युटली। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 2 सुमो होरीफाइड। 2035 तक भारतीय नौसेना की सर्विस में होंगे 200 से अधिक वॉरशिप्स और सबमरीन्स। ट्रिपल एस डिफेंस की स्नाइपर राइफल की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्री ने प्लेस किए एडवांस ऑर्डर्स। और DRDO का फोकस 5th जनरेशन के साथ 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज पर भी। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं होरिफिकेशन वाली प्रोसेस के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुमोरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है। और ढेर के अगेंस्ट सुमोरों की पहचान अभी होनी बाकी है। बाकी फिलहाल अभी ये ऑपरेशन जारी है। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक देखिए, इससे आपको यही लगता है कि अभी भी इस टाइप के एलिमेंट्स इंडिया में घूम रहे हैं विच इज़ अनफॉर्चुनेट। कि कौन सोच सकता है कि ये लोग अभी भी इंडिया में घूम रहे हैं। आपको यही लगता है कि अभी तक कोई भी ऐसा टेररिस्ट जो है इंडिया में नहीं होगा, मगर हैं। किसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एक जूनियर कमीशन ऑफिसर को भी कुछ इंजरीज आई हैं और उन्हें तुरंत ही मेडिकल केयर के लिए इवैक्यूएट किया गया है। और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और इसके अलावा एक और अपडेट है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में आरएसपुरा सेक्टर में BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी गिरफ्तार किया है। और इस घुसपैठिए के पास से कुछ पाकिस्तानी करेंसी के नोट्स भी बरामद किए गए। और फिलहाल अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि ये किस पर्पज से भारत की टेरिटरी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक भारतीय नौसेना की सर्विस में 200 से अधिक वॉरशिप्स और सबमरीन्स होंगी। और जबकि अभी वर्तमान समय में भारतीय नौसेना की करीब 55 बड़ी और छोटी साइज की वॉरशिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी इंडियन शिपयार्ड्स में, जिनकी ओवरऑल कॉस्ट 99,500 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.35 लाख। देखिए, ये करना बहुत ही ज़रूरी था। अच्छी बात है कि ये सब चल रही है कि मगर अभी तक चाइना ऑलरेडी वर्ल्ड की नंबर 1 नेवी बन चुका है, मच अहेड ऑफ US ऑल्सो। करोड़ रुपीस की कीमत पर अनदर 74 वॉरशिप्स और वेसल्स के स्वदेशी निर्माण के लिए नेवी को इनिशियल AO1 भी मिल चुका है। और इसी तरह से और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जैसे कि 4 नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स को बनाना, जो कि 10,000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट की होंगी। और भारतीय नौसेना दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए भी पूरी तरह से उत्सुक है। और सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और UK, तो इन देशों के अलावा भारत एकमात्र देश है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जैसी एडवांस वॉरशिप्स को खुद से डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करता है। और बाकी आने वाले दशकों में भारतीय नौसेना की सर्विस में करीब 350 नेवल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी इंडक्ट करने की योजना है। और जबकि 2037 तक भारत का फोर्स। देखिए, जैसी बात आती है एयरक्राफ्ट की, तो क्वेश्चन होता है एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं कि खुद बना रहे हैं, और उसमें पूरे इंडिजिनस होंगे कि नहीं होंगे, इंक्लूडिंग द इंजन। सो अभी जैसे मोदी जी ने कहा था, सबसे बड़ी इमरजेंसी है कि इंडिया को अपना फाइटर जेट का इंजन बनाना है। लेवल 230 वॉरशिप्स को टच कर सकता है। बाकी जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी वर्तमान समय में नंबर्स के मामले में सबसे बड़ी नेवी चाइना की नेवी है, लेकिन यहाँ पे बात केवल नंबर्स की हो रही है। अगर बात है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी की, तो चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवी होने के बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी में नहीं आती है। करेक्ट, दैट इज ट्रू। और उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिसे हमने इससे पहले एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो चीन है वो पाकिस्तान को भी उसकी नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में लगातार मदद करते रहता है। देखिए, ये कहा जाता है अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि चाइना की नेवी चाहे बड़ी हो मगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। बट मेरा बिलीफ ये है कि अगर उन्होंने नंबर्स में इतना ज़्यादा कर लिया US से, सो यू कैन इमेजिन दैट दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। अपने चाइनीज इक्विपमेंट की मदद से
हालांकि वो बात अलग है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नेवी की जो रियल कैपेबिलिटीज़ हैं हम सभी ने देखी थी कि उन्हें कितनी अच्छी तरह से आता है अपने दुश्मनों से अपनी वॉरशिप्स को छुपाना। और पाकिस्तानी नेवी ने बहुत ही कमाल की टैक्टिक इस्तेमाल करी थी कि तुम अपने दुश्मन से लड़ने ही मत जाओ ताकि ना तुम्हारी बेइज्जती हो और ना ही तुम्हारी वॉरशिप्स पानी में डूबे। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक कोलकाता में इंडियन आर्म फोर्सेस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगी और इस वर्ष इस कॉन्फ्रेंस की थीम होगी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। और इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन खुद भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और उनके साथ रक्षा मंत्री NSA अजय डोभाल, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। और इस बार की कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्म फोर्सेस के रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस और ऑपरेशन प्रिपेयरनेस पर फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर में कमाल के प्रदर्शन के बाद जो भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर जैसे सिस्टम्स हैं तो उनमें एक अच्छा खासा ग्लोबल इंटरेस्ट देखने को मिला है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस और इंडियन नेवी की मार्कोस ने संयुक्त रूप से मिलकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रीजिंग कंडीशंस में हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट डाइविंग एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, जिसमें आइसी वाटर से नेविगेट करने से लेकर नाइट डाइव्स को परफॉर्म करना। देखिए, इसमें मैं तो यही कहूँगा, जो पहले इश्यूज हुए थे चाइना के साथ, जो एक लेक वाटर बॉडी थी उसके पास, तब हमें नज़र आया था कि उनके पास एम्फीबियस इक्विपमेंट था, जो मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे पास नहीं था, क्योंकि उस ऊंचाई तक लेके जाने की प्रॉब्लम थी। तो आई होप कि उस सब का भी देख लिया होगा कि नाउ वी हैव एम्फीबियस जो व्हीकल्स हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऑल दीज लेक्स जो चाइना के बॉर्डर पे हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ शामिल थी और ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है भारत की उस कैपेबिलिटी को दर्शाती है कि भारत कहीं भी किसी भी समय बहुत तेजी से अपने आप को डिप्लॉय कर सकता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु बेस्ड भारत की प्राइवेट स्मॉल आर्म्स स्टार्टअप जिसका नाम है ट्रिपल एस डिफेंस, तो उन्हें फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से यूजर एक्सपीरियंस के आधार पर उनकी .338 लैपो मैग्नम वाली स्नाइपर राइफल के एडिशनल ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं। और उसी सेम कंट्री से ट्रिपल एस डिफेंस को $30 मिलियन का एक और कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वे डिफरेंट कैलिबर के एम्यूनिशन को सप्लाई करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रिपल एस डिफेंस की जो .338 लैपो मैग्नम राउंड का इस्तेमाल करने वाली स्नाइपर राइफल है उसका नाम है सेबर। इसके रेंज 1500 मीटर्स तक है और ये मिलिट्री ग्रेड की स्नाइपर राइफल है जिसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि .338 कैलिबर वाली भारत की अभी तक की एकमात्र 100% स्वदेशी स्नाइपर राइफल है। अमेजिंग। सभी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि 100% इंडिजिनस, जिसको आप एक्सपोर्ट करिए, दैट विल बी अमेजिंग। और एक इतनी कमाल की राइफल है तो उसका अंदाजा द प्रिंट की इसी रिपोर्ट से लग जाता है, जिससे ये बात सामने आई है कि जिस कंट्री ने पहले इस राइफल के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे तो उसी सेम कंट्री ने इस राइफल की यूजर एक्सपीरियंस के बाद ही इसके एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री ने इस राइफल को पहले इस्तेमाल किया है, उसे अच्छी तरह से टेस्ट किया है और उसकी परफॉर्मेंस से ही सेटिस्फाइड होकर इस कंट्री ने इसके एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस किए थे। हालांकि वो कंट्री कौन सी है तो उसके नाम को खुलासा नहीं किया गया है और ना ही ये बताया गया कि कितनी क्वांटिटी में ये राइफल्स एक्सपोर्ट की गई है। और जबकि द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिपल एस डिफेंस ने सेंट्रल यूरोप में भी 3 कंट्रीज को राइफल्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है और वे दो एशियन कंट्रीज के साथ भी एंटर करने की योजना बना रहे हैं। डीआरडीओ ऑफिशियल्स के मुताबिक भारत 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को अचीव करने की तरफ भी देखता है, लेकिन इन सभी प्रोग्राम में महत्वपूर्ण अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो ये कि इसकी गति को किसी भी तरह से बाधित ना किया जाए, क्योंकि एक बार बाधा आ जाने के बाद इसे फिर से जारी रखना बहुत कठिन हो जाता है। और डीआरडीओ ऑफिशियल्स के मुताबिक जेट इंजन्स के डेवलपमेंट में केवल एक ही मेन इशू है और वो है फंडिंग। जैसे कि रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, तो इन देशों ने एरो इंजन्स के डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि भारत के एरो इंजन के डेवलपमेंट में इस तरह की कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हौसले डीआरडीओ ऑफिशियल का कहना है कि जो फंडिंग होती है वो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अच्छा, डीआरडीओ ने स्टेटमेंट दी है कि फंडिंग की इशू है, टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, फंडिंग है। पैसा चाहिए, पैसा दो तो कुछ भी अचीवेबल है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को फिर पैसा डालना चाहिए डीआरडीओ में। और द वीक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डीआरडीओ सीनियर ऑफिशियल के भी मानना है कि 2012 तक फंडिंग सही गति से होती रही, लेकिन उसके बाद तकनीकी कारणों से 2012 तक कावेरी प्रोग्राम को एलसीए से अलग कर दिया गया। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मुझे नहीं लगता कि फंडिंग ही समस्या थी, जबकि उस समय एक टेक्नोलॉजिकल गैप भी था। ओके, सो उन्होंने एग्री किया कि उस वक्त जो है फंडिंग वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल गैप की भी प्रॉब्लम थी और हमें उस गैप को फिल करने में, उस लेवल तक पहुंचने में समय लगा। लेकिन आज अगर हम इसे फंडिंग नहीं करते हैं तो ये एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके लिए अभी हमारे पास इकोसिस्टम है और इसके अलावा जो दुनिया भर के अदर इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रीज हैं, तो वो 5th जनरेशन फाइटर इंजन रिक्वायरमेंट के लिए इस गैप को फिल करने के लिए हमारे साथ पार्टनर के तौर पर काम करने के लिए भी तैयार है। बाकी जब उनसे पूछा गया कि क्या कावेरी परियोजना डेड हो चुकी है,
तो उनका ये कहना था कि हम फुल फ्लेज मैनर में कावेरी इंजन को UCAV में इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा एम ये भी है कि हम कावेरी इंजन को फुल फॉर्म में देखना चाहते हैं, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में इसको विकसित किया गया था। और उसके लिए वे अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं ताकि हम इसे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंटीग्रेट करके फ्लाइट टेस्ट कर सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक जब अभी हाल ही में चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी, तो इस मीटिंग में उन्होंने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी कहा था। देखिए, इससे क्लियर होता है कि पब्लिक में जो फुटेज दिखाते हैं दैट इज़ नॉट सेम एज जो इंटरनल क्या बातें हुई हैं, क्योंकि जो हमें स्पीच दिखाई थी, जो हमने चीज़ें देखी थी मीडिया में, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। उसमें S-400 की कोई बात नहीं थी। इसका मतलब क्लोज डोर में हर इंसान मिलता है। एक होती है पब्लिक के लिए, जिसमें आप थोड़ी फुटेज ले लीजिए पब्लिक के लिए, और एक होती है क्लोज डोर में बातें, और उस क्लोज डोर में बातों में बताया होगा S-400 के बारे में, जो कि रशिया ने ऑब्वियसली मना कर दिया। वैसे अगर रशिया ने मना कर भी दिया है तो भी इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि रशिया को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान को S-400 या कोई भी सिस्टम देने का मतलब है उस सिस्टम की एक अच्छी खासी इमेज को नीचे गिराना। F-16, चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, J-10C, PL-15 मिसाइल, तो ये इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि देखिए ऐसे एग्जैक्टली नहीं कह सकते। PL-15 ने काफ़ी कुछ किया था, तो चाइना के वेपन्स लेके पाकिस्तान को हेल्प तो हो रही है। बात मशीन की नहीं है, बल्कि मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है ये उसकी है। और वैसे भी युद्ध हथियार नहीं, हथियार चलाने वाला जीतता है। और बाकी तो आप समझदार हैं। चलिए बाकी अब देखिए, ये कुछ हद तक बात सही है कि डिपेंड करता है जो हथियार कौन चला रहा है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि एक को गन दे दी और दूसरे को आपने भाला दे दिया, और जो भाला वाला है वो बहुत ही अच्छा भाला चला सकता है मगर दूसरा वाले के पास गन है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वो ये होता है कि दोनों के पास सेम टेक्नोलॉजी दीजिए, वो जीतेगा जिसे ज़्यादा अच्छा चलाना आता है, या थोड़ी इन्फीरियर टेक्नोलॉजी दे दीजिए जिसको वो अपने अच्छे चलाने से कॉम्पनसेट कर सके। मगर अगर टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है देन इट डजेंट मैटर कि किसको अच्छा आता है नहीं आता। अगर टेक्नोलॉजी का गैप बहुत ह्यूज है तो जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वही जीतता है। सिमिलर है जब आपने देखा था ब्रिटिश के पास गन्स थी, हमारे पास तलवारें थी, तो अगर जस्ट बिकॉज अब बहुत अच्छी तलवार आती है डजेंट मैटर अगले के पास गन है, यू विल नॉट सर्वाइव। वो तभी होता है कि दोनों के पास गन्स है मगर एक ही गन ज़्यादा अच्छी नहीं है मगर अच्छा चला सकता है, देन ही दे मे विन। तो चक्कर ही है। बट यहाँ पे सबसे खुशी हुई कि जो राइफ़ल थी वो इंडिया ने बनाई है, 100% इंडियन राइफ़ल है जो एक्सपोर्ट हो रही है, दैट इज़ अमेजिंग। और दूसरा कि 2012 तक मेरे ख्याल से पैसा आ रहा था कावेरी इंजन के लिए, उसका बंद हो गया, तो मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मोदी जी आने के बाद शुरू हो जाना चाहिए। तो आई होप कि अब दोबारा पैसा शुरू हो जिससे कावेरी इंजन बन जाए। आप बताइए आपके क्या विचार हैं। चलते मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।